मुनीर ने मेरे विचार से एक स्मार्ट गेम खेली है। ईरान का जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका में वीजा नॉर्मल चीजों के लिए, वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है वो सेक्शन, इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन। तो पाकिस्तान के ईरान के साथ काफी अच्छे वर्किंग, आप कहेंगे डिप्लोमेटिक सेंस में रिलेशन है। तो केवल बात ये नहीं है कि आप फ्लैटरी करके किसी को यहां बैठ के ताली बजा के कर दो, इन्होंने कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं। अभी पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई टेबल पे भी बैठा है, उसकी एक वॉइस है वहां पर, जहां से वो कश्मीर का मुद्दा या भी उसने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया। तो आसिम मुनीर को हमको एज अ पर्सन समझना पड़ेगा। और उनकी जो ग्रोथ हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस और बहुत ही हार्ड वर्किंग शुरू से थे। जब 18 साल के वो अफसर बन के आए तो वो नंबर 1 थे, सोर्ट ऑफ ऑनर उनको मिला। उन्होंने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या रियल पॉलिटिक्स की जो तालीम हासिल की वो खुद हासिल की। एक कोर्स, लंबा कोर्स उन्होंने मलेशिया में किया, एक लंबा कोर्स उन्होंने जापान में किया। तो उनका जो विजन था वो बढ़ा काफी। एक ये अलोन चीफ हैं जिन्होंने डीजी एमआई भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजी आईएसआई भी रहे। और एक ऐसा उनके पास वजूद उनका ऐसा हो गया, वो बिल्कुल इनविंसिबल से हो गए। और इन्होंने पूरा जो इंटरनल प्रॉब्लम थी बलूचिस्तान, आपने देखा होगा, इन्होंने स्टेटमेंट दी 1500 टेररिस्ट हैं, इनकी 10 पीढ़ियां भी हमारे पाकिस्तान को नहीं हिला सकती। ये वो पूरा सब शांत हो गया। अब सब जगह उनकी वाहवाही होने लगी। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार की। अगर जवान जो आप देखोगे वो तो बिल्कुल हार्डी है, बिल्कुल पंजाब के ले लो, चाहे आप वो पठान ले लो, चाहे वो बलूची ले लो, बिल्कुल उनकी तो प्राइड, ट्राइबल लॉयल्टी, उनका जो जज्बा है। ट्रंप ने भी कहा था 2 दिन पहले, आई थिंक इसी रिपोर्ट की जिक्र पे या कुछ और बात थी कि पाकिस्तान को आप क्या फिर भी अभी कंसीडर करते हैं? हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करी, बाय द वे बहुत खतरनाक है मेरे विचार से, ओके, कि एक पे अटैक मेरे पे अटैक। एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। पाकिस्तान केवल दलाल नहीं है, दोनों साइड्स को ब्रिज भी कर रहा है, पर पाकिस्तान खुद भी प्लेयर है इस खेल में। सोवियत यूनियन 1980s में उनको निकालने के लिए तब भी ठीक है, मैं मदद करता हूं। चाइना को गोदार पोर्ट मिला है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, और चाइना के लिए कॉरिडोर और ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने यहाँ पर ग्वादार डेवलप कर लो, न्यूक्लियर बॉम्ब तुम्हारे पास है ही। सऊदी में मतलब जो उनका प्रोजेक्ट बन रहा है लाइन के नाम से, उसमें पाकिस्तान की सुरक्षा आ गई कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यूएई का अनफॉर्चुनेटली फिर केवल प्रेजेंट ही नहीं, मुझे रहता है फ्यूचर ज्यादा डैमेज हुआ है। अब कोई मुझे बताए ईरान डेथ टू अमेरिका क्यों कहता है? एक मिनट आप सोचें। अब ये नहीं कहोगे अमेरिका मुर्दाबाद, तूने मेरे देश में डिक्टेटर बिठा रखा था। मेरे देश में अगर कोई मेरा डिक्टेटर हो जिसको कोई दूसरी पावर बिठा रखी हो मेरे खिलाफ, हमारे अवाम के खिलाफ, और हम रेवोल्यूशन करके हैं, तो सड़कों पे नारे तो ऐसे लगेंगे। ट्रंप के व्यक्तित्व को आसिफ मुनीर पहचान गए। ये व्यक्ति तारीफ पसंद व्यक्ति है, ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है। अगर मैं और ज्यादा बोलूं कि इनको आप कहो कि आप नोबेल पीस के विजेता हैं तो आप हैं, वो बिलीव करने लगते हैं। क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में पूरी ट्रंप के ऊपर, अगर मैं सही हूं तो लगभग पेजेस गिनूं 750 पेज की पुस्तक लिख दी है। क्या आपने इनके इस व्यक्तित्व को डिकोड किया कि अल्टीमेटली उन्हें इस तरह से तो कोई भी फूल बना सकता है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रंप आप महान हो एक बढ़िया सी आरती लिख करके जिंगल बजवा देते हैं? मतलब ट्रंप इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें कोई भी इस तरह से चढ़ाएगा कि आप महान हो, वो चढ़ जाएंगे। शहबाज शरीफ खुश होकर के कहेंगे सर नहीं आप नोबेल पीस के बिल्कुल कंटेंडर हैं, आपको मिलना चाहिए, और वो इस बात को यकीन में मान लेंगे कि तुम बहुत सही आदमी हो। क्या उन्हें यह नजर नहीं आता कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था बगल में खड़ी है, वो किसका साथ देकर क्या हो रहे हैं, क्या पा रहे हैं? आज व्यापारियों को लेकर के चाइना पहुंचते हैं, खुद की अपनी बड़ी जीत दिखाते हैं। उन व्यापारियों को पाकिस्तान की नहीं भारत की जरूरत है, वो भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान को विश्व पटल पर लेकर चलते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? कपल ऑफ थिंग्स। वन, मैं कहूंगा, और एक होता है नो दाई एनिमी। मुनीर ने मेरे विचार से एक स्मार्ट गेम खेली है। ये केवल शब्द नहीं है कि फ्लैटरी करी। जब ट्रंप इलेक्ट हुआ और ऑफिस लिया 20 जनवरी को, उसी के 5 दिन के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई ने और इन्होंने जो काबुल ब्लास्ट में जो अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे, उसका जो नंबर 1 अक्यूज था, उसको पकड़ के अमेरिका को भिजवा दिया। ट्रंप ने जब अपनी पहली स्पीच दी, आई थिंक 6 या 7 दिन बाद, उसमें उसने कहा आई थैंक पाकिस्तान कि इन्होंने उस टेररिस्ट को हमें हैंड ओवर कर दिया है। इन्होंने शुरुआत वहां से करी। सेकेंड, जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, ट्रंप ने 6 महीने पहले इलेक्शन से क्रिप्टो में इसको इतना पोटेंशियल दिखता है, जिसमें ट्रंप है, इसका बेटा है, दोनों एरिक और डॉन, छोटा बेटा भी बैरन भी है, और स्टीव विटकॉफ जो इसका पार्टनर, रियल एस्टेट, बडी, गोल्फिंग और हर जगह तो है। स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक, वो भी पार्टनर है उस कंपनी में जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। पाकिस्तान ने उस कंपनी के आसपास घूम घमा करके अपने नेटवर्क निकाले। बेनांस एक और क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसका एक फाउंडर था जो कि उसकी भी अलग कहानी है, उसके थ्रू इन्होंने उस कंपनी के साथ नेटवर्क बनाया। एंड ऑलमोस्ट जब पहलगाम हुआ या उससे पहले की बात है, अबू धाबी में एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें एरिक ट्रंप डायरेक्ट आया अबू धाबी, बट स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान गया। पाकिस्तान ने एक एजेंसी बनाई, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, और उसे इनवाइट किया गया कि आप हमें क्रिप्टो में एडवाइस कीजिए, हाउ टू क्रिएट अ क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। स्टीव विटकॉफ आया वहां पर। वो पहली बार हुआ कि उसको मुनीर से मीटिंग करवाई गई, शहबाज शरीफ से कराई गई, पूरा रेड कारपेट लेकर दिया गया।
उसमें हुआ कि पाकिस्तान क्रिप्टो को, डिजिटल एसेट्स को अपनी अप्रूव करेगी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, उसमें उनको ज्यादा कुछ कमाई नहीं हुई। एक कंसल्टिंग सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्री पेमेंट करीब $20 मिलियन का, पर वो एक एंट्री बन गई। ये बात रिश्वत की पहली खेप चली गई है ना। देन नेक्स्ट जो इन्होंने स्टेप किया, जब ये जून में गए जो व्हाइट हाउस में, तो वो एंट्री बन गई थ्रू द विटकॉफ फैमिली। ओके, और पहले इन्होंने उसको एहसान कर दिया कि हमने तेरे को पकड़ के एक अर्ली विन दे दी तेरे को, जो टेररिस्ट था अलकायदा या जिसका भी तालिबान का। अब जब ये जून में गए, वहां इन्होंने कॉन्क्रीट ऑफर दी कि गाजा में आपको स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए, मुस्लिम नेशन, मैं देता हूं, मेरी बैटल हार्डर आर्मी है। ट्रम्प ने बोला वाह, ये तो मुझे चाहिए दे रहा है। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेट कर, उसके बाद ये रेयर अर्थ मटेरियल्स ऑफर कर दिए, इत्यादि कर दिया। अब जहां तक बात है ईरान के साथ बिचौलिया, हमें याद रखना चाहिए 1981 जो तेहरान में एम्बेसी अमेरिकन को किडनैप बंधक बनाए गए थे, तब से ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पिछले 45 सालों से ईरान की जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका में वीजा नॉर्मल चीजों के लिए, वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर है। वो सेक्शन इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन, उसका जो चीफ है वो ईरानियन होता है, बट उसको पाकिस्तान की एम्बेसी की जो अगर गाड़ी है तो उस एम्बेसी की गाड़ी का नंबर है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है पिछले 45 साल से। ये मैसेजेस कन्वे करते हैं, बट वो रूटीन डिप्लोमेटिक टाइप। तो पाकिस्तान के ईरान के साथ काफी अच्छे वर्किंग, आप कहेंगे डिप्लोमेटिक सेंस में, रिलेशंस है। अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं है तेहरान में, अमेरिका के इंटरेस्ट जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी तेहरान में वो हैंडल करती है। तो पाकिस्तान लंबे समय से ईरान का वो एक चैनल है कम्युनिकेशन का। बट बैक टू मुनीर एंड ऑल, और उसके बाद फिर ये हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर, वापस आई, उसमें नोबेल प्राइज कह दिया। तो केवल बात ये नहीं है कि आप फ्लैटरी करके किसी को यहां बैठ के ताली बजा के कर दो, इन्होंने कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं, उसका ये एडवांटेज ले रहे हैं। इसी पॉइंट पे जब कॉन्क्रीट गोटियां खेली हैं, तो ये तो एक विजनरी पॉइंट व्यू हुआ ना सर, कि आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत पहले से ये समझ में आ गया कि इसको क्या पसंद है। अगर फ्लैटरिंग पसंद है तो फ्लैटरिंग। हम कहां फेल हो गए सर? पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक रीच था, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न मीडिया के साथ जो इंटरफेस था, वो बहुत अच्छा था बनस्पत इंडिया के। तो एक तरह से मुनीर ने उसको कैपिटलाइज किया है। जैसे साहब ने भी बताया इसको कि उन्होंने वो सेटिंग तो कर दी थी, चाहे वो विटकॉफ फैमिली के थ्रू हुआ हो, चाहे वो उनको नोबेल पीस प्राइज देने की बातचीत हो। बट क्योंकि अभी पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई टेबल पे भी बैठा है, उसकी एक वॉइस है वहां पर, जहां से वो कश्मीर का मुद्दा, या अभी उसने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया, इन सब, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो गाजा में हुई, उसका फायदा उठाते हुए आसिफ मुनीर ने इसको कैपिटलाइज किया। अब आसिफ मुनीर को हमको एज अ पर्सन समझना पड़ेगा। अगर आप ये देखें तो आसिफ मुनीर का अगर आप बचपन देखें, वो रावलपिंडी में हुआ, मदरसा में एजुकेशन हुई, नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड था, कोई ऐसा नहीं था कि फौज में जाना है। उनके जो वालिदैन थे वो तो एक स्कूल टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए। तो वो मदरसा की टीचिंग थे, लेकिन वो चले गए मंगला, अबोटाबाद भी नहीं जा पाए, जहां के मेन उनकी पीएमए है अबोटाबाद में। वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से पास आउट हो गए। 1968 बॉर्न है, लेकिन 18 साल में कमीशन ऑफिसर बन गए। अच्छा। तो 1986 में वो कमीशन हो गए थे फ्रंटियर फोर्स में, जो कि एक जानी मानी रेजिमेंट है, 23 फ्रंटियर फोर्स में वो रहे। और उनकी जो ग्रोथ हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस और बहुत ही हार्ड वर्किंग शुरू से थे। सोर्ड ऑफ ऑनर, मतलब नंबर 1 मेरिट में वो पास आउट हुए। जब 18 साल के वो अफसर बन के आए तो वो नंबर 1 थे, सोर्ड ऑफ ऑनर उनको मिला। और फिर कुछ ऐसी डेस्टिनी बनती रही कि उन्होंने जब सऊदी अरेबिया में थे तो वहां हाफिज का वो ले लिया, कुरान पूरी जो मेमोराइज कर लेता है तो उसको हाफिज कुरान बोलते हैं। तो उन्होंने वो उसका पूरा फायदा उठाया। एज ए ब्रिगेडियर ही वाज इन देयर। देन उन्होंने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स या रियल पॉलिटिक्स की जो तालीम हासिल की, वो खुद हासिल की। एक कोर्स, लंबा कोर्स उन्होंने मलेशिया में किया, एक लंबा कोर्स उन्होंने जापान में किया। तो उनका जो विजन था वो बढ़ा काफी। फिर जो डेस्टिनी ऐसा भाग लेगी, जब वो फोर्स कमांडर थे नदर्न एरियाज के, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भी आता है, तो वो डायरेक्टली बाजवा साहब के अंडर थे। जब बाजवा साहब खुद 10 कोर कमांडर थे, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। तो उनकी जो वहां से वो थोड़ी सी एसेंडेंसी शुरू हुई। फिर डीए रहे जब सऊदी अरेबिया में, वहां उनका और जो व्यक्तित्व है और बढ़ा। उसके बाद आप ये देखें कि एक ये अलोन चीफ हैं जिन्होंने डीजी एमआई भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजी आईएसआई भी रहे। तो ये दोनों डीजी का काम किया। इन्होंने क्वार्टर मास्टर जनरल भी कमांड किया। इन्होंने पंजाब में गुजरांवाला में एक कोर कमांड की और सीनियर मोस्ट थे। तो इन्होंने अपने कार्ड्स पत्ते ठीक खेले पाकिस्तान में कि उनको रिटायर होने से एक दिन पहले नवाज शरीफ ने उठा के, और उनकी जो रिटायर होने वाले थे उनकी जो एप्लीकेशन जाती है इनकी कि रिटायरमेंट की एप्लीकेशन, उसको रद्द करके उनको 29 नवंबर को चीफ बना दिया गया। सीनियर मोस्ट थे। तो उसकी वजह से जो फैज हमीद और जो 2-3 और थे वो हट गए। लेकिन जब इनकी एसेंडेंसी वहां तक पहुंच गई, सीनियर मोस्ट बन गए बाजवा साहब के बाद, फिर तो फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रही जिससे कि कहां तो वो चीफ थे, उसके बाद सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दी गई और उनको
सीडीएस बना दिया गया। तो अब उनके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक ऐसा उनके पास वजूद उनका ऐसा हो गया जो कि ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना प्रेसिडेंट के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। मतलब वो बिल्कुल इनविंसिबल से हो गए। तो ये इन्होंने बहुत शातिर किस्म के आदमी हैं, एक शातिर किस्म के जनरल हैं, और इन्होंने पूरा जो इंटरनल प्रॉब्लम थी बलूचिस्तान, आपने देखा होगा इन्होंने स्टेटमेंट दी 1500 टेररिस्ट हैं, इनकी 10 पीढ़ियां भी हमारे पाकिस्तान को नहीं हिला सकती। उन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया, ऐसा मीडिया को गैग किया कि वो पूरा सब शांत हो गया। अब सब जगह उनकी वाहवाही होने लगी, ये देखो कैसा ये है। तो एक ये बहुत शातिर किस्म के इंसान थे जिन्होंने पहचाना ट्रंप को कि अगर मैं उनकी ईगो को सैचुएट करता हूं, अगर मैं उनको बूस्ट करता हूं, तो उसमें पाकिस्तान का फायदा है। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार की। वो तो खैर पाकिस्तान का मेन थीम है ही, लेकिन आपने बहुत अच्छे से आसिम मुनीर को आज के इस सत्र में डिस्कस किया, और मैं अभी थोड़ा आपके बारे में पढ़ रहा था, आप भी डिफेंस अटैच ही रहे हैं हाँ, मैं इस्लामाबाद 3 साल इस्लामाबाद में रहा। आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आसिम मुनीर के साथ रहे हों, या फिर बाजवा, या फिर उनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके लिए? नहीं, मेरे आसिम मुनीर साहब से मैं नहीं मिला, लेकिन तब रहील शरीफ साहब चीफ थे, उनसे 1-2 बार मेरी गुफ्तगू हुई। और जनरल बाजवा जो थे वो तब कोर कमांडर थे, फिर उसके बाद वो जीएचक्यू में आ गए थे, और उसके बाद चीफ भी जब बने तब तक मैं वहीं था, तो उनसे ज्यादा रास्ता हुआ। अगर जवान जो आप देखोगे वो तो बिल्कुल हार्डी है, बिल्कुल पंजाब के ले लो, चाहे आप वो पठान ले लो, चाहे वो बलूची ले लो, बिल्कुल उनकी तो प्राइड, ट्राइबल लॉयल्टी, उनका जो जज्बा है वो इंडियन आर्मी के जज्बे से कम नहीं है हमारे जवानों से। क्या पाकिस्तान अभी भी वो मतलब वो पार्टनर रहेगा अमेरिका के लिए जो ईरान के साथ मीडिएशन करा पाएगा, या फिर चाइना को टेबल पर लाया जाएगा? क्या लगता है आपके अंदर? See, पाकिस्तान रहेगा। एंड ये खबरें जो आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान में ईरान की एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स खड़े हुए थे, तो ये पाकिस्तान दगा दे रहा है, कैसे हो रहा है। इससे पहले कुछ और खबरें थी करीब हफ्ता 10 दिन पहले कि करीब 3000 टन कार्गो कराची पोर्ट पर था, जिससे वो ट्रक्स को ले जाकर के ईरान में दिया गया। तो यहाँ तो इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा रखा है अमेरिका ने, और पाकिस्तान तो सामान भेज रहा है। पर बातें देखिए, ये गेम्स हैं। पाकिस्तान को ईरान के साथ अपनी गुडविल और भी बढ़ानी है, उसको कुछ और दिखाना है। तो जो ट्रक के जो कार्गो गए, अमेरिकन को क्या पता नहीं होगा? बिल्कुल पता था, पर वो इसलिए करा जा रहा है कि ताकि ईरान से फिर कुछ और खींचा जाए। ये भी जो प्लेन्स खड़े हैं यहाँ पर, अगर अमेरिका को पता नहीं होगा, अमेरिकन इंटेलिजेंस को, और उनकी एग्रीमेंट की बिना नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा उनकी एग्रीमेंट। ये खेल है ताकि ईरान को दिखाया जाए, पाकिस्तान दिखाए देखो मैं तुम्हारी भी कुछ मदद करता हूं। तो भाई जब इतनी नेगोशिएशन जो चल रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें चल रही हैं, उनमें इस तरह के खेल तो होते ही हैं पीछे। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान, इनफैक्ट ट्रंप ने भी कहा था 2 दिन पहले, आई थिंक इसी रिपोर्ट की जिक्र पे या कुछ और बात थी कि पाकिस्तान को आप क्या फिर भी अभी कंसिडर करते हैं? हाँ बिल्कुल। चाइना का जो रोल है विद रिस्पेक्ट टू ईरान वो अलग होगा। चाइना बहुत संभल के खेलेगा। चाइना ईरान को ज्यादा डायरेक्टली प्रेशर नहीं भी करेगा, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि ईरान पूरा दब जाए। चाइना को दिख रहा है कि अगर ईरान अमेरिकन स्फीयर में आ गया तो जो ऑयल वेनेजुएला से आता था चाइना को, वो सारा बंद हो गया या अमेरिकन कंट्रोल में आ गया। या ईरान का ऑयल भी अगर अमेरिका के कंट्रोल में आ गया तो कल को चाइना तो ऑयल सिक्योरिटी इनकी फंस जाएगी ना। परसों को कुछ होता है तो वेनेजुएला का तेल बंद करा देगा अमेरिका, ईरान का तेल बंद करवा देगा अमेरिका, सऊदी वाउदी ठीक है कुछ बेचे, वो तो चाइना की तो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी गड़बड़ा जाएगी। तो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि ईरान फुल्ली कैपिटुलेट कर जाए। हाँ, चाइना कुछ उसको गाइड करेगा स्टेट्समैन लाइक, बट द रोल ऑफ मीडिएशन जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान का ही रहेगा। इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करी, बाय द वे बहुत खतरनाक है मेरे विचार से, ओके, कि एक पे अटैक मेरे पे अटैक, ओके। उसके जरिए पाकिस्तान ने ईरान को बोला कि देखो भाई आपने तो सऊदी पे अटैक करा है, अब मेरी सऊदी अरेबिया से डील है कि उस पर अटैक है तो मुझे आप पे करना पड़ेगा। तो मैं करना नहीं चाहता, हम और आपके तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो प्लीज आप सीज फायर के लिए मान जाओ, प्लीज आप हॉर्मुज खोलने को कर जाओ। तो वो रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है ना कि ईरान भाई ठीक है मैं आपसे मेरे रिश्ते हैं, मैं करना तो नहीं चाहता आप पे अटैक, पर मैं क्या करूं, आपने सऊदी पे करा तो सऊदी मेरे तो बनता है ना एग्रीमेंट, मेरे को करना पड़ेगा, तो मेरे को आप पे अटैक करना पड़ेगा, आप कुछ करो, आप कुछ कम करो। तो ये गेम्स चल रही हैं। तो पाकिस्तान का मीडिएशन रहेगा फिलहाल जो दिखता है, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। पाकिस्तान केवल दलाल नहीं है, ओके, दलाल जैसे भी गए नेगेटिव में नहीं, मतलब पाकिस्तान मतलब दोनों साइड्स को ब्रिज भी कर रहा है, पर पाकिस्तान खुद भी प्लेयर है इस खेल में। तो केवल दलाल नहीं है, केवल दलाल नहीं, एग्जैक्टली, केवल दलाल नहीं है, खुद इटसेल्फ इज अ प्लेयर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज सम पीसेस। ये उसका एक्चुअली स्ट्रेटेजिकल लोकेशन ऐसा है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो बिल्कुल अफगानिस्तान के किनारे, एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। आई थिंक सर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में अपनी ज्योग्राफी को लीवरेज किया है। अफगानिस्तान में जो हुआ, ओके, सोवियत यूनियन 1980s में उनको निकालने के लिए तभी ठीक है मैं मदद करता हूं। अभी जो तालिबान के खिलाफ चल रहा था या अमेरिकन गवर्नमेंट थी, नेटो की सारी सप्लाईज कराची से जाए, मुझे आप वो दो। पाकिस्तान चाइना के साथ भी क्या इसका खास स्पेशल एक है,
अमंग्स अदर थिंग्स चाइना को गोद्दार पोर्ट मिला है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, और चाइना के लिए कॉरिडोर और ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन गो इनटू दैट लेटर। सऊदी अपना जो लाइन करके प्रोजेक्ट बना रहा है, बिल्कुल कांसिया शहर बना रहा है, जिसका परसेप्शन ये है कि मैं दुबई और अबू धाबी से नेक्स्ट लेवल बना दूंगा। दोहा भी उसी होड़ में मचा था, फीफा वर्ल्ड कप कराने निकला था। यहां पर दुबई को टॉप करते हुए देख जीसीसी कंट्रीज में एक अंदर से राइवलरी रही कि बेटा तुम्हारा दुबई तो हम सेटल डाउन करेंगे पहले, कि तुम्हारा दुबई तो उठने नहीं देंगे। बहुत बुरे हालात हैं फिलहाल के लिए दुबई में, कुछ लोगों से कनेक्शन भी बनते हैं। वही चीज करने में पाकिस्तान और सऊदी एक साथ आ गए कि ठीक है तुम अपने यहां पर ग्वादा डेवलप कर लो, न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास है ही। सऊदी में मतलब जो उनका प्रोजेक्ट बन रहा है लाइन के नाम से, उसमें पाकिस्तान की सुरक्षा आ गई कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है। इधर यूएई को यह सुरक्षा कोई ओपनली नहीं दे रहा था। I2U2 अनाउंस तो हुआ, लेकिन भारत की तरफ से ना तो यूएई को यह कहा गया कि हम तुम्हारे साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं, ना इजराइल ने ओपनली यह कहा कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर बम दूंगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा अगर बॉम्ब किसी ने इस पूरे युद्ध में खाए हैं ईरान के बाद, तो उसका नाम यूएई है। जी, इसको मतलब रिलेट करें। मल्टीपल चीजें, डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आप द लाइन मेंशन कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्राउन प्रिंस का 100 स्टोरी टॉल 2 बिल्डिंग्स, 1 किलोमीटर दूरी में 100 स्टोरीज, 200 मील तक। यूएई का अनफॉर्चुनेटली केवल प्रेजेंट ही नहीं, मुझे लगता है फ्यूचर ज्यादा डैमेज हुआ है। प्रेजेंट में ठीक है, वो अपने को वॉल स्ट्रीट ऑफ एशिया, यहाँ पर करीब 300 इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इनके जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, हेज फंड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, सेफ सिक्योर शीशे की बड़ी बड़ी ग्लैमरस बिल्डिंग्स एंड लाइफस्टाइल एक्सपैट्रिएट्स। प्रेजेंट टूरिज्म प्रेजेंट के लिए तो सब ठप हो रहा है। लॉन्ग टर्म में इनको जो नुकसान है ना, ये सब अपने को पोजीशन कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। इवन द क्राउन प्रिंस, ये लाइन प्रोजेक्ट वगैरह क्या है। सोचिए कि इस समय यूएई को जो गारंटी सऊदी को पाकिस्तान ने दी, ऐसे कंडीशन में अगर यूएई को भारत सुरक्षा ऑफर कर दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब व्हाट इफ, मतलब ये ऐसी वाली बात है कि व्हाट इफ में आई थिंक पहली बात तो ओवरऑल में रहेगा कॉपी कैट, ऑनेस्टली, ठीक है ना, ये रहेगा पाकिस्तान सऊदी का और इंडिया। अच्छा, हमने ऑफर करा होगा कि भाई हमें भी चाहिए, भाई अगर हम यूएई से पैक्ट करेंगे इसका मतलब हमें मदद चाहिए। सऊदी और पाकिस्तान में तो दोनों को मदद चाहिए, मेरे पे टाइम मुझे बताया। अब हम करेंगे कोई कैंप में नहीं बैठना चाहते, हम सुरक्षा किसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट फॉर भूटान टू सम एक्सटेंट, वेयर वी आर not only training but we are financing their army or their police or whatever. I don't think so we are, this is a matter of our any foreign policy also, and I think we should remain the way we are, strategic autonomy, partnership, sure. And also by the way, इजराइल आज की दुनिया में आउटकास्ट होता जा रहा है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। बाय द वे, आउटकास्ट नहीं होता जा रहा तो उसका जो गुडविल थी दुनिया में ना घटती जा रही है। इजराइल की गुडविल अमेरिका के अंदर घटी है, निस्बत की इनकी जूइश लॉबी जो है, आधे जूस अमेरिका में जो है, हम जूइश लॉबी के साथ काम करते हैं। हमने अपनी जो लॉबी ग्रुप बनाया, इनकी एपैक, उससे मिलजुल करके बनाया था इंडियन अमेरिकन लॉबी ग्रुप। हमने आधे जूस अमेरिका में नेतन्याहू को, नॉट इजराइल, नेतन्याहू की पॉलिसीज को बिल्कुल कंप्लेन करते हैं कि तो इजराइल को बर्बाद कर रहा है। और बाय द वे, उसमें वी कैन टॉक मोर, राइट। यूरोप में स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ आईसीसी में जो नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, और बाय द वे अरेस्ट वारंट पता है क्यों है? वॉर क्राइम क्या है नेतन्याहू का? यूजिंग स्टारवेशन एज अ मेथड ऑफ वॉर, एज अ वेपन ऑफ वॉर। वो केस है साउथ अफ्रीका ने जो करा था, उस केस में नॉर्वे हैज आल्सो जॉइंड दैट केस कि इजराइल ये कर रहा है। तो नेतन्याहू जिस रास्ते अपने देश को ले गया है, उसमें बहुत बड़ी डिबेट है। एंड इजराइल जो गाजा में कर रहा है, बाय द वे, इज जेनोसाइड लेवल क्राइम्स, आई बिलीव एब्सोल्युटली, सब इट्स आउट देयर, राइट नाउ। बट कमिंग बैक, नेतन्याहू की पूरी जिंदगी की मिशन ये रहा है कि ईरान को मुझे लाइन पे लाना है। ये 92 में इलेक्ट हुआ था, और तब से ये बार बार कहता है ईरान पे न्यूक्लियर बम आ रहा है, बम आ रहा है, ईरान को हमें ठोकना है। 2012 में बोला जी 1 साल में बम आ जाएगा, लेकिन जस्ट कंप्लीट। तो दैट्स नेतन्याहू's थिंग। बट कमिंग बैक, अनदर वन बिग पिक्चर जो इस वॉर में देखना चाहिए, ये कहते हैं इजराइल कि ईरान हमारा जानी दुश्मन है, क्योंकि कहता है डेथ टू इजराइल, और अमेरिका भी कहता है। अब कोई मुझे बताए ईरान डेथ टू अमेरिका क्यों कहता है? एक मिनट आप सोचें। क्योंकि ये इसकी रेजिम चेंज करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं सर, उससे भी पीछे जाइए ना। 53 में सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ईरान का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको गद्दी से हटवाया। शाह जो बैठा था, जो वो पपेट था, मतलब पावरलेस था, उसको डिक्टेटर बनवाया। उस डिक्टेटर ने अपने देश के अंदर, ठीक है, अमेरिका से करा, तेल खींचा, पर वो डिक्टेटर, उसकी सीक्रेट सर्विस जो थी शाह की, सबाक, टॉर्चर करती थी, ऑपोनेंट्स को मारती थी। 79 में जब रेवोल्यूशन हुआ देश के अंदर, लोग तरस हो गए, तभी तो रेवोल्यूशन सड़कों पे है। अब जब आप शाह को खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हैं, आपको पता है अमेरिका को, आप कहेंगे अमेरिका जिंदाबाद, आप ये नहीं कहोगे अमेरिका मुर्दाबाद, तूने मेरे देश में डिक्टेटर बिठवा रखा था। So that was the slogans, death to America. So that's where death to America came. मेरे देश में अगर कोई मेरा डिक्टेटर हो, जिसको कोई दूसरी पावर बिठा रखी हो मेरे खिलाफ, हमारे अवाम के खिलाफ, और हम रेवोल्यूशन करके हैं, तो सड़कों पे नारे तो ऐसे लगेंगे ना। सो डेथ टू अमेरिका का एक ओरिजिन वो